स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ग्रामर का, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो नाउ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपको नाम में ही पता चल जाएगा कि पूरा चैप्टर किस बारे में है। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एक पार्टनरशिप, एक अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है व्हेन एवर यू आर फॉर्मिंग सेंटेंसेज। ओके, सो आज हम वही जो अग्रीमेंट है, जो रूल्स फॉलो करने चाहिए एक सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट और वर्ब को ध्यान में रखते हुए, हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, सो दैट मेरी वीडियोस जो जब भी अपलोड होंगी आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड वीडियो देखते वक्त कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड मैं उनका रिप्लाई करूँगी। ओके, सो हम पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक्चुअली होता क्या है। सो फॉर अ सेंटेंस टू साउंड ग्रामेटिकली करेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस शुड ऑलवेज मैच द वर्ब डिस्क्राइबिंग इट्स एक्शन। नाउ मैंने जैसे कि पहले बताया, सब्जेक्ट होता है वो पर्सन, प्लेस या थिंग जो कि एक्शन कर रही है। ओके, द पर्सन, प्लेस और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन, जो भी चीज कर रही है वो सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या होता है? वर्ब इज जो एक्शन हो रहा है। ठीक है, सो इसीलिए जब भी एक आपको सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट रखना होता है कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना हो सेंटेंस में ग्रामेटिकली, तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो उसकी वर्ब से हमेशा मैच करना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा? पहला जो बेसिक रूल होता है वो है सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट अग्री विद वन अनदर इन नंबर। तो यानी कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो जो मेरा वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए, या अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं अकेले अपनी बात कर रही हूँ तो मेरा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर मैं हम सब की बात कर रही हूँ तो जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे कि अगर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो अब यहाँ पे हमने वर्ब लिया है बिकम। ठीक है, द चाइल्ड बिकम्स हैप्पी। अब हम एक चाइल्ड की बात करें, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हुआ, बिकम्स। ठीक है, हैप्पी, बच्चा खुश हुआ, द चाइल्ड बिकम्स हैप्पी। तो बिकम्स यहाँ पे वर्ब है जो कि सिंगुलर है, और चाइल्ड भी यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, द चिल्ड्रन बिकम हैप्पी। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हुआ प्लूरल सब्जेक्ट और बिकम हुआ प्लूरल वर्ब। ठीक है, जब भी आपको सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस पता करना होता है, सिंगुलर में हमेशा वर्ब के बाद, वर्ब अगर बिकम था तो वर्ब के बाद एस या फिर ई एस लग जाता है। वहीं अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो वो एस जो है या फिर जो ई एस है वो हट जाता है प्लूरल में। तो यहाँ पे अगर बिकम्स था तो ये सिंगुलर हुआ, यहाँ पे बिकम था तो ये प्लूरल हो गया। ओके, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और एक सेंटेंस में वर्ब क्या है। उसी बेसिस पे फिर आप ये गेस कर पाएंगे कि सब्जेक्ट अच्छा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, या सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, आपको ये डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। अब हम आते हैं सेकेंड रूल पर, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। ना, अगर सब्जेक्ट के बाद हम एंड लगा रहे हो, फिर एक और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं कह रही हूँ मी एंड माई फ्रेंड। ठीक है, तो मी एंड माई फ्रेंड, तो दो लोग हो गए, दो सब्जेक्ट्स हो गए, मैं और मेरी दोस्त। तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। ठीक है, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल, द गूज एंड द डक वॉडल बाय द पॉन्ड। तो गूज और डक दो सब्जेक्ट्स हो गए, तो इसलिए जो वर्ब होगा यानी कि वॉडल जो कि वर्ब है यहाँ पे, वो हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, अब इसी रूल में आगे बढ़ते, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद हमने और
ईदर और या नॉर या नीदर नॉर लगा दिया है और उसके बाद हमने फिर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करा है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट द कार्ड और द बलून इज इनफ। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ड फर्स्ट सब्जेक्ट है और जो हो गया वो हमारा बीच के कंजंक्शंस आ गए। द बलून, बलून जो है वो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट हो गया। दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कार्ड और बलून दोनों सिंगुलर हैं। अगर यहीं पे कार्ड्स या बलून्स होता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन कार्ड और बलून है तो सिंगुलर हुआ, इसीलिए जो हमारा वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, है ना। तो वर्ब हमारा यानी कि इज सिंगुलर है। अगर मैं यही लिखती जस्ट द कार्ड्स और द बलून्स, फिर मैं लिखती आर इनफ, इज इनफ नहीं। अगर कार्ड्स और बलून्स की बात मैं कर रही होती तो आता आर इनफ, बट क्योंकि मैं सिंगुलर की बात कर रही हूं इसलिए इज यानी कि जो वर्ब है वो भी मैंने सिंगुलर यूज किया है। ओके, ना थर्ड, ये बहुत इजी है। ठीक है, लाइक आई सेड, रूल्स अगर याद है तो आराम से हो जाएगा और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लेंगे ना ज़्यादा इसकी जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी ऐसे सेंटेंसेस खुद बना के अगर आप ट्राई करेंगे सो इट इज़ वेरी इजी। एक टाइम के बाद आपको अपने आप ही ना आप सेंटेंसेस बनाना, मतलब सेंटेंसेस में समझना कि ओ ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, या जनरल में सेंटेंसेस बनाना शुरू कर पाएंगे एक बार जब आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली हो इस पूरे टॉपिक की। नाउ थर्ड है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके बाद अगर हमने और ईदर और या नॉर या नीदर नॉर लगा दिया है और फिर से प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। सिंपल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर उसके बीच में कुछ कंजंक्शन है और ईदर और नॉर नीदर नॉर और फिर वापस से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और यही चीज़ अगर प्लूरल है कि प्लूरल सब्जेक्ट फिर हमने कंजंक्शन लगाया और फिर वापस से प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। वेरी इजी इट इज। ओके, एग्जाम्पल, either the measurements or the calculations have created a problem. measurements और the calculations, ये पहला सब्जेक्ट हो गया जो कि प्लूरल है क्योंकि measurements है और calculations हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए हमने have जो कि verb है वो हमने प्लूरल यूज किया है। यही अगर मैं इसे सिंगुलर में लिखती तो मैं लिखती either the measurement or the calculation has created a problem. have की जगह में has लगा देती क्योंकि मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है तो हैज आ जाता जो कि सिंगुलर वर्ब हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है एंड वर्ब भी फिर सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है। अब अगर जो कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट यही होता है जिसमें और ईदर और नॉर नीदर नॉर ये सब आते हैं, उन्हें हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट है इट कंटेन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, द वर्ब टेक्स द फॉर्म ऑफ द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट। अब अगर एक सेंटेंस है उसमें जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, तो जो वर्ब होगा वो सबसे क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो होगा उसका फॉर्म ले लेता है, यानी कि वो उसी की तरह वर्ब होता है। अगर उसके पास जो वर्ब है उसके पास अगर प्लूरल नाउन है या सब्जेक्ट है तो वो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। अगर उसके पास सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो ये रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है कि जो भी सबसे क्लोजेस्ट होता है सब्जेक्ट के जो वर्ब वो उसी की तरह फॉर्म ले लेता है। जैसे कि सिरप और रेजिन्स टेस्ट गुड विद ओटमील। अब यहाँ पे रेजिन्स जो है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसीलिए जो वर्ब उसके बाद हमने यूज किया है टेस्ट वो भी प्लूरल हो गया। अगर यही मैं लिख रही होती सिरप, नहीं, अगर यही मैं लिख रही होती रेजिन्स और सिरप टेस्ट्स गुड विद ओटमील, तो इसीलिए यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा। मैंने यहाँ पर सिरप जो है वो वर्ब के पास कर दिया, जो टेस्ट था वो वर्ब था,
मैंने उसके पास सिंगुलर सब्जेक्ट कर दिया है, इसीलिए जो वर्ब है वो भी चेंज होकर टेस्ट्स बन गया है, टेस्ट की जगह वो भी सिंगुलर फॉर्म ले लेता है। यहीं पर अगर रेजन्स, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास था इसलिए जो वर्ब है वो टेस्ट था यानी कि प्लूरल था। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं इसी चीज़ को, अगर मैं रेजन्स और सिरप को इंटरचेंज कर दूं और सिरप को वर्ब के पास ले आऊं तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि जो सिरप है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। नाउ when the two nouns don't refer to separate things but to a single entity, use a singular verb. अब अगर हम दो nouns की बात कर रहे हैं, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दो अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल द न्यू बेड एंड ब्रेकफास्ट। अब जो ये बेड एंड ब्रेकफास्ट है ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो दो अलग चीज़ें हैं, बेड अलग है, ब्रेकफास्ट अलग है। लेकिन बेड एंड ब्रेकफास्ट बेसिकली एक होटल को कहा जाता है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ अ होटल, नॉट एग्जैक्टली अ होटल बट एक सॉर्ट ऑफ होटल जो होता है उसे बेड एंड ब्रेकफास्ट कहा जाता है। तो इसीलिए बेड एंड ब्रेकफास्ट एक सिंगल प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, एक सिंगल एंटिटी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जब भी दो नाउन्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं है, एक सिंगल चीज है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो द न्यू बेड एंड ब्रेकफास्ट ओपन्स दिस वीक, तो ओपन्स जो है वो हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि बेड एंड ब्रेकफास्ट जो है वो एक सिंगल प्लेस है। ऑल्दो दो अलग सेपरेट वो सब्जेक्ट्स हैं या नाउन्स हैं, बट वैसे अगर आप देखें तो ये एक सिंगल एंटिटी है, इसीलिए इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगा। नाउ थर्ड रूल पे आते हैं। When the subject and the verb are separated by other words or phrases, the verb agrees with the subject, not with the noun within the phrase. Now, जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो पास पास हो। कई बार होता है कि आपने कोई सब्जेक्ट लिख से शुरू किया, जैसे ही, शी, कुछ भी सब्जेक्ट आपने लिया, बट उसके बाद बीच में बहुत सारे वर्ड्स आ गए एंड उसके बाद वर्ब आया है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल strategies that the teacher uses to encourage classroom participation include. Now, strategies जो है वो तो यहाँ पे हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बीच में ये बहुत सारे वर्ड्स आए और उसके बाद इंक्लूड जो है वो है हमारा वर्ब। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब। तो अब आपको बस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बीच में जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस आएंगे सेंटेंस में उस पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज क्या हुआ, ये हो गया एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसीलिए जो वर्ब आएगा वो भी होगा प्लूरल वर्ब, है ना। बीच में जो भी आए लिखा हुआ, जो भी वर्ड्स आए इग्नोर करना है उसे। अगर आपको सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट मिल गया है और आपने देख लिया कि प्लूरल है या सिंगुलर है, तो वर्ब भी फिर प्लूरल या सिंगुलर ही होगा। जैसे यहाँ पे प्लूरल हो गया, इंक्लूड यूजिंग स्मॉल ग्रुप्स एंड क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, बीच में ये जो भी है हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जैसे ही हमें वर्ब दिखता है वर्ब भी प्लूरल ही होगा, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, तो जो वर्ब है वो अग्री करता है सब्जेक्ट के साथ, नॉट विद द नाउन विद इन द फ्रेज। अब इस वर्ड्स में, मतलब ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं या जो फ्रेजेस हैं, इसमें कुछ भी नाउन आ जाए आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सब्जेक्ट मिल गया है तो जो वर्ब है वो उसी के साथ अग्री करेगा। दिस इज द होल टॉपिक जो हम समझ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। नाउ कुछ ट्रिकी फ्रेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं मोस्टली बच्चों को, जैसे कि द कैंडिडेट एंड हर सपोर्टर्स लीव द बिल्डिंग। ठीक है ना, जब भी एंड आएगा किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस में एंड अगर आ गया है तो जो वर्ब है वो प्लूरल होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक्सेप्शंस हर केस में होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एंड आ रहा है तो जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। द कैंडिडेट एंड हर सपोर्टर्स लीव द बिल्डिंग। कैंडिडेट और उसके सपोर्टर्स बिल्डिंग से चले जाते हैं, उसे लीव कर देते हैं। ठीक है, लीव यहाँ पे हमारा हो गया प्लूरल वर्ब। ठीक है, नाउ अगर हम इसी एग्जाम्पल को अलग तरीके से पढ़ें, द कैंडिडेट अलोंग विद हर सपोर्टर्स लीव्स द बिल्डिंग। सो नाउ अगर हम अलोंग विद या एज वेल एज यूज कर रहे हैं, या अगर हम
यूज कर रहे हैं इन एडिशन टू। अगर हम एंड की जगह ये वर्ड यूज कर रहे हैं अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, तो जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो अलोंग विद, एज वेल एज है, इनका सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई उससे रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए ये बस एक तरीका है लिखने का, लेकिन इसका सब्जेक्ट पे कुछ असर नहीं पड़ता, इसका वर्ब पे कुछ असर नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर द कैंडिडेट, कैंडिडेट सिंगुलर सब्जेक्ट, तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हुआ, ठीक है। द कैंडिडेट अलोंग विद हर सपोर्टर्स लीव्स द बिल्डिंग। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें, द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द CEO हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट सक्सेस, ठीक है। नाउ यहाँ पे एम्प्लॉयज है और CEO है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या फोकस करेंगे कि यहाँ पर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या हुआ, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब हुआ, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे एज वेल एज आया, लेकिन लाइक आई सेड इसका सब्जेक्ट से कुछ वो नहीं होता। एज वेल एज अगर लिखा भी है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही होगा, है ना। तो इसीलिए अगर एंड है तो डेफिनेटली प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अलोंग विद है, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, देन इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज इनका सब्जेक्ट से कुछ रिलेशन नहीं है। सो अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, सो ये कुछ ट्रिकी फ्रेजेस हैं, ऐसे और भी कई ज़्यादा फ्रेजेस हैं जो आप जैसे से प्रैक्टिस करेंगे शायद आप इनकाउंटर करेंगे, तो आपको फिर समझ आता चला जाएगा कि यहाँ पे अच्छा ये डिफरेंस आ रहा है। ओके, नाउ हम आते हैं रूल 4 पे, जो कि है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नाउ अगर इन प्रोनाउंस हैं जो कि थिंग, वेयर, बॉडी, वन, इनसे एंड हो रहे हैं, जैसे कि एवरीथिंग, एवरीवेयर, नोबडी, एवरीबॉडी, नो वन, एवरीवन, ये सब अगर प्रोनाउंस हम यूज किसी सेंटेंस में कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। इतना आपको, अब ये चीज़ तो आपको रटनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ तो रटनी पड़ेगी, मगअप करना पड़ेगा ये जो रूल्स हैं, कि अगर प्रोनाउंस जो कि इन वर्ड से एंड हो रहे हैं, जैसे एनीबडी, समवेयर, कुछ भी ऐसा अगर आप सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे कि समथिंग फॉल्स फ्रॉम द टेबल, समथिंग, तो वर्ब जो है वो फॉल्स है यानी कि सिंगुलर है, ठीक है, कुछ टेबल से गिरा, समथिंग फॉल्स फ्रॉम द टेबल। वहीं अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड्स प्रॉम्प्टली, ठीक है, ईच, एवरीवन, अनदर, ये जो भी वर्ड्स है तब भी वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा। तो रिस्पॉन्ड्स, रिस्पॉन्ड्स क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ पर ईच आ रहा था, यहाँ पर क्योंकि समथिंग आ रहा था, इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर था, ठीक है। आई होप इतना क्लियर आपको हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस में मेनी, फ्यू, सेवरल, बोथ, अदर्स, ये सब आ रहा है, ठीक है, ये सब वर्ड्स जो है वो सेंटेंस में यूज करे जा रहे हैं ये प्रोनाउंस, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे कि बोथ ऑफ द किड्स आर लेजी, नाउ आर आया क्योंकि जो प्रोनाउन है वो बोथ यूज किया गया है, इसलिए जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। वैसे ही फ्यू नो व्हाट रियली हैपेंड दैट डे, अगेन जो वर्ब है वो प्लूरल होगा क्योंकि फ्यू यूज हुआ है प्रोनाउन। तो इसीलिए जब भी ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करेंगे आप, मेनी, फ्यू, सेवरल, यानी कि कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं आपको बताई गई है, ज़्यादा, मेनी, फ्यू, कम, कितना कम नहीं पता हमें, इनडेफिनिट है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर नहीं असाइन किया गया, अमाउंट नहीं असाइन किया गया है इसे, तो तब जो है वो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आ रहा है नन, ऑल, सम, मोस्ट, मोर, एनी, ईदर, ये सारे अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ रहे हैं तो वर्ब या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या है। जैसे अगर ऑल ऑफ द कुकीज आर गॉन, ऑल, लेकिन यहाँ पर हम कुकीज की बात करें, कुकीज क्या है, प्लूरल है, इसलिए जो है वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। सेकेंड में लेकिन ऑल ऑफ द कुकीज गॉन, अब
ऑल तो सेम ही है, ऑल पहले वाले एग्जाम्पल में भी था, ऑल इस वाले एग्जाम्पल में भी है, लेकिन क्योंकि हम कुकी की बात कर रहे हैं, सिंगुलर हो गया, तो इसीलिए जो वर्ब है वो हो जाएगा इज, है ना, यहाँ पे हो गया सिंगुलर वर्ब। तो इसीलिए जब भी ऐसे कोई इंडेफिनिट प्रोनाउंस आप यूज कर रहे हैं, नन, ऑल, सम, मोस्ट, मोर, एनी, ईदर, तो जो वर्ब है या तो वो सिंगुलर हो सकता है या वो प्लूरल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप सेंटेंस क्या बना रहे हैं। ठीक है, कुकीज है प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आया, कुकी है सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब आया। नाउ फिफ्थ रूल है, फॉर अ स्पेसिफिक नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग द वर्ब मैचेस विद द नाउन रादर देन द नंबर। अब कुछ केसेस में होता है आपको एक पर्टिकुलर नंबर या अमाउंट दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो वर्ब है वो उस नंबर से उसका कुछ मतलब नहीं है, उसको सिर्फ जो नाउन है उससे मतलब है, जो सब्जेक्ट है उससे मतलब है, उसे नंबर से लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 meters of wire surrounds the core। अब यहाँ पे 3 meters लिखा आया, तो 3 meters पढ़ के कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, वो कह लेंगे अरे 3 meters है प्लूरल हो गया तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो वर्ब है उसको नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, उसको नाउन से मतलब है। यहाँ पर नाउन है हमारा वायर, है ना, और वायर जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर, जो कि है सराउंड्स, ये हो गया सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो नंबर को हटा दो, हमेशा नंबर पे फोकस नहीं करना होता है। नाउन अगर आप देखोगे और नाउन अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। ओके, लेकिन अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं, 30% से दे विल वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब अगेन डिपेंड करता है सेंटेंस क्या बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस में 30% पे फोकस है, किस चीज़ को रेफर करा जा रहा है सेंटेंस में वो मैटर करता है। सो यहाँ पर जैसे 30% पे फोकस किया जा रहा है तो 30% से 30% प्लूरल हुआ, है ना, इसीलिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही हुआ 30% से। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा नंबर पे फोकस नहीं करना होता, लेकिन फिर वो बाकी का डिपेंड करता है कि एक्चुअली में सेंटेंस क्या बन रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल में हमें नंबर पे फोकस नहीं करना था, हमें जो नाउन है उस पे फोकस करना था, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा परसेंटेज पे फोकस करना ज़रूरी था। ओके, बिकॉज 30% ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो वोट करेंगे। ओके, सो 30% इज द पॉइंट ऑफ फोकस, तो इसलिए 30% प्लूरल है, तो इसलिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना होगा। ओके, रूल्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने हैं, रूल्स में एक्सेप्शंस हमेशा होंगे। ओके, सो इसीलिए लाइक आई सेड, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जो आपको और क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। नाउ व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ नंबर रेफरिंग टू अ यूनिफाइड क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। नाउ अगेन, पहले जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ दो नाउन्स हैं लेकिन वो एक सिंगल एंटिटी है तो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। वैसे ही यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर रूल है ये, कि अगर हम एक यूनिफाइड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई नंबर है लेकिन वो एक यूनिफाइड क्वांटिटी है, तो अगेन सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे कि $1000, $1000 वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पैसे हैं, है ना, लेकिन तब भी ये प्लूरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफाइड क्वांटिटी है, $1000 एक सिंगल क्वांटिटी है ये, तो इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे जो कि है इज। $1000 इज टू मच, $1000 बहुत ज़्यादा है ना, तो इसीलिए ये एक नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 में ही इसका एक सब पार्ट है कि अगर एक यूनिफाइड क्वांटिटी है, एक सिंगल एंटिटी है, एक तरीके से अगर हम पुराने एग्जाम्पल से रेफर करें तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। $1000 आई नो, नोट अगर आप गिनने जाएं तो ज़्यादा है, लेकिन वैसे $1000 एक सिंगल क्वांटिटी है, एक सिंगल अमाउंट है, यूनिफाइड अमाउंट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा। आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई नो इट कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग कभी कभी, क्योंकि अभी मैं एकदम सारे रूल्स आपको साथ में बता रही हूँ, सो इट कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग। लेकिन आप अगर एक एक रूल को फोकस करके
और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो आपको धीरे धीरे करके क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट है प्रपोर्शंस आर फॉलोड बाय ऑफ, वर्ब्स आर डिटरमिन्ड बाय नाउन्स। प्रपोर्शन यानी कि किसी चीज की जो मात्रा होती है, कम, ज्यादा, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ठीक है। तो किसी भी चीज का अगर हम प्रपोर्शन बता रहे हैं तो उसके बाद ऑफ लगता है, और तब जो है वर्ब जो है वो नाउन पे डिपेंड करता है। यानी कि द मेजॉरिटी ऑफ द सैम्पल्स, मेजॉरिटी तो हो गया हमारा प्रपोर्शन, उसके बाद हमने ऑफ लगा दिया, है ना, प्रपोर्शंस आर फॉलोड बाय ऑफ, तो मेजॉरिटी के बाद ऑफ लग गया, द मेजॉरिटी ऑफ द सैम्पल्स। अब यहाँ पे जो नाउन है या जो सब्जेक्ट है वो है सैम्पल्स, ठीक है, इसीलिए जो वर्ब है वो भी हमारा नाउन पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए सैम्पल्स हो गया प्लूरल, तो इसीलिए जो नाउन है वो भी हमारा हो गया प्लूरल, द सैम्पल्स आर कंटैमिनेटेड, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल पे जाए, द मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल इज कंटैमिनेटेड, सैंपल सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो गया, ओके। सो इसीलिए अगेन जब भी प्रपोर्शंस की बात आती है, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, कम, ज्यादा, जो भी प्रपोर्शंस बेसिकली आपके पास आ रहे हैं, तब आपको ये फोकस करना है कि वर्ब जो है वो नाउन पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, ओके। उसका मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, मोर लेस, इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। नाउ सिक्स्थ रूल है, अ कलेक्टिव नाउन हैज अ सिंगुलर फॉर्म इवन दो इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और थिंग्स। नाउ जब भी एक कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन अगेन इन अ सेंस हो गया कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसको लिए एक हमने यूनिफाइड नाम रखा हुआ है, कलेक्टिव नाम रखा हुआ है, जैसे कि द फ्लॉक फॉलोज द शेपर्ड। फ्लॉक जो है यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ शीप्स के लिए बोला जाता है, ग्रुप ऑफ शीप्स, ठीक है। तो जब बहुत सारी झुंड में शीप्स होती हैं तो उसे फ्लॉक कहा जाता है। तो अब वैसे अगर हम फोकस करें तो बहुत सारी शीप्स तो प्लूरल हो गया, लेकिन क्योंकि ये एक कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द फ्लॉक फॉलोज द शेफर्ड, फॉलोज सिंगुलर वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन की बात करें। वैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं, द choir is singing, यहाँ पे द choir जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि गाना गाते हैं, ओके। अब वैसे देखा जाए ग्रुप ऑफ पीपल 5-6 लोग भी अगर गाना गा रहे हैं तो प्लूरल हुआ, लेकिन ये choir जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है जो कि है इज, द choir is singing, है ना। तो इसीलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा, बिकॉज एक कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड व्हेन पीपल और थिंग्स विद इन अ ग्रुप एक्ट सेपरेटली। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन कम डिफरेंस है इसलिए थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। जब भी एक प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे वो तब यूज करेंगे हम जब लोगों की या चीजों की बात हो रही है एक ग्रुप में, लेकिन वो अलग अलग काम कर रहे हैं। एक ग्रुप की बात हो रही है लेकिन वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि द फैमिली आर ईच डूइंग अ डिफरेंट चोर। फैमिली यहाँ पे देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन है कि 4-5 लोग घर के एक साथ रह रहे हैं, फैमिली है, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस है कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं एक्चुअली में वो अलग अलग काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ डिफरेंट चोर, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसीलिए जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। व्हेन पीपल और थिंग्स, जब लोग या चीजें एक ही ग्रुप में अलग अलग सेपरेटली काम कर रहे होते हैं, सेपरेटली कुछ एक्ट कर रहे होते हैं, तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो फैमिली वैसे कलेक्टिव नाउन है लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगा, बिकॉज फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज होगा। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, इफ द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब शुड स्टिल अग्री। नाउ
अगर पहले वर्ब, अभी तक हमने जो जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उसमें पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, तो तब हमें तब भी सेम रूल फॉलो करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा अग्री करने चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, या वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब ऐसा किन किन इंस्टेंसेस में होता है जब वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में। अगर हम बात कर रहे हैं देयर या हेयर, जब भी ऐसे किसी वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी गैप्स इन द लिटरेचर। आर पहले वर्ब आ गया, आर क्या हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ है, इसलिए देयर आर मेनी गैप्स। गैप्स क्या हुआ, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। पहले वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया, लेकिन क्योंकि वर्ब प्लूरल था इसलिए सब्जेक्ट भी प्लूरल ही होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हो सकता है क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट चला जाएगा। सो देयर आर मेनी गैप्स इन द लिटरेचर। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, देयर इज अ बर्ड ऑन द फेंस। इज यानी कि सिंगुलर वर्ब, पहले सिंगुलर वर्ब आ गया, इसीलिए जो बर्ड है जो कि सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर ही होगा। ओके, सो इसीलिए अगर कभी वर्ब पहले आया तो और सब्जेक्ट बाद में, तब भी आपको ये रूल नहीं भूलना है कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा सेम होने चाहिए। जो उनके बीच में जो अग्रीमेंट है वो कायम रहना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, या अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। इट डजंट मैटर कि पहले कौन सा आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है इस सेंटेंस में। ओके, नाउ ये तो अभी तक हमने जो भी रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के वो हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई हो। आई एम प्रीटी श्योर कि 100% क्लैरिटी एकदम से एक्सपेक्ट करना वुड बी रॉन्ग, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं समझेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए आप अभी थोड़ा रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा जो भी मैंने पढ़ाया है उसको ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, सो दैट आपको थोड़े और आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो भी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो आपके एग्जाम्स में एटलीस्ट 2 या 3 तो आएंगे ही। सो प्लीज़ पे अटेंशन। और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा स्टडी करके आएंगे, थोड़ा समझ के आएंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, तो आई एम डैम श्योर, आई एम वेरी सर्टेन कि आप काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पहले शायद सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उन पर कमेंट करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।